हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज फिर हम लोग चैप्टर क्लास 11 का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। 5 किंगडम्स के बारे में हम लोगों ने एक चार्ट फ्लो ऑफ कर लिया था। ओके, फ्लो चार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। अब आज हम लोग चलते हैं द फर्स्ट किंगडम, दैट इज़ द मोनेरास। मोनेरास के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये हैं क्या। ओके, तो मोनेरास के बारे में हम लोग जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, क्योंकि मोनेरास आर जनरली प्रोकैरियोट्स। ओके, मोनेरास जनरली प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने होते हैं मोनेरास। ओके, तो इसलिए मैंने हेडिंग में भी लिखा है मोनेरा प्रोकैरियोट्स। ओके, मोनेरा एक किंगडम है जो 5 किंगडम में से एक है। ओके, जो विटेकर ने प्रोपगेट किया था 5 किंगडम्स, जिसमें से सबसे फर्स्ट किंगडम है जो कि कहलाता है मोनेरा। मोनेरा ही वो जाति है, वो प्रजाति है जो सबसे पहले इस दुनिया में आई थी। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि मोनेरास क्या है, मोनेरास के बारे में और क्या स्पेशलिटी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर प्रोकैरियोट्स, तो उसकी स्पेशलिटी तो प्रोकैरियोट्स वाली ही होंगी सारी। ओके, तो प्रोकैरियोट्स वाली प्रोकैरियोट ये जो भी फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको सबसे पहले जानना है। सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोट्स आर अनडेवलप्ड सेल्स। ओके, अनडेवलप्ड सेल्स, और साथ ही साथ हम लोग उसके लिए यूज करते हैं द प्रिमिटिव सेल्स। क्या यूज करते हैं? प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव सेल्स, मतलब सबसे पहले आने वाले सेल्स प्रोकैरियोट्स ही थे, और सबसे पुराने जमाने के सेल्स प्रोकैरियोट्स ही हैं। ओके, समझ में आया प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरास। ओके, दिया हुआ ये टर्म, तो इसका मतलब क्या है? बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरास होते हैं, मतलब कि मोनेरास में सारे बैक्टीरियाज को हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं। समझ में आया? तो जब भी हम लोगों के नज़र में कोई भी बैक्टीरिया के बारे में टॉपिक आए, यानी कि वो कौन सी कैटेगरी का है, वो मोनेरा है। ओके, मोनेरा है, साथ ही साथ उनका सेल कैसा है, वो अनडेवलप्ड सेल हैं, और प्रिमिटिव सेल उन्हें हम लोग कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जो खासियत है, वो खासियत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या है खासियत। और दूसरी बात, हमारे एनसीईआरटी को भी हम लोग फॉलो करते हैं कि क्या है एक्चुअली में एनसीईआरटी में। तो सबसे पहला लाइन तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ऑल बैक्टीरियाज आर सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरास। ओके, नेक्स्टली और क्या दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में कि मोनेरास ही वो प्रजाति हैं, यानी कि बैक्टीरियाज ही वो हैं जो कि एब्यूंडेंट मात्रा में हमारे आसपास पाए जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है बैक्टीरिया। ओके, तो ये भी चीज़ हमारे एनसीईआरटी ने एकदम अच्छे से लिखी है। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या बताया है हमारे एनसीईआरटी ने, दैट इज़ अगर हम लोग एक मुट्ठी सॉइल लें अपने हाथों में, तो इसका मतलब है कि उस एक मुट्ठी सॉइल में हमने 100 से ज़्यादा मतलब बैक्टीरियाज को कंटेन किए हुए हैं। ओके, यानी समझ लीजिए कि सिर्फ एक मुट्ठी सॉइल में जब 100 बैक्टीरियाज हैं, तो पूरे जहां में हमारे कितने बैक्टीरियाज होंगे ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे। ओके, तो यही चीज़ हमारे एनसीईआरटी ने बताया है, बहुत ही सिंपल वे में बताया है आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब पता करते हैं कि ये बैक्टीरियाज एक्चुअली में है क्या और किस तरह के होते हैं। ओके, दूसरी बात, ये बैक्टीरियाज क्यों इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसका भी तो कारण होना चाहिए। क्यों? क्या वो ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकेगा जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को एक्सेप्ट ना कर पाए, एडप्ट ना कर पाए, या वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को या एक्सट्रीम हैबिटेट्स को आसानी से एक्सेप्ट कर ले? कौन होगा? वही होगा ना जो हर तरह के चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अपनी लाइफ को चलाता रहे, ख़त्म ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, वही तो आगे बढ़ेगा और उसी की तो प्रजातियां फैलेंगी पूरे वर्ल्ड में। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि बैक्टीरियाज आर एब्यूंडेंट इन द नेचर। क्यों? क्योंकि उनका वो जो है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ओके, एक्सट्रीम हैबिटेट का मीनिंग आपके एनसीईआरटी ने क्या दिया है? एक्सट्रीम ये हॉटर स्प्रिंग सीजन हो गया है वो, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म थार डेजर्ट हो गया हो, या कोल्ड एरिया बहुत ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस आ गया है, हॉटनेस आ गया है, किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस आ गया है,
किसी एरिया में, तो उन सारे एरियाज में बैक्टीरिया आराम से रह सकते हैं, आराम से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहने के कारण बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे आसपास हैं। ओके, तो ये तो था हमारे एनसीईआरटी का कुछ सिंपल टॉपिक्स। अब हम लोग देखते हैं द प्रोकैरियोट्स का क्या स्पेशलिटी है। तो प्रोकैरियोट्स का स्पेशलिटी हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहली बात, दे आर प्रीमिटिव सेल्स। प्रीमिटिव सेल्स, ओके, प्रीमिटिव सेल्स होते हैं, तो यानी कि ये बहुत पुराने हैं, यानी कि सबसे पहले यही आए होंगे धरती पर। ओके, दूसरी बात, इनकी खासियत और क्या है, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, ओके, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि इनके सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, इनके सेल्स में अगर हम लोग इस तरह से सेल्स बनाएं तो इनके सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, बस ये इस तरह से ही दिखेंगे आपको, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, दूसरी बात, इसका जो अपर पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है। ओके, जनरली ये इसका आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होता है, लेकिन वो सेल वॉल जनरल प्लांट सेल की तरह नहीं होता है। ओके, इसलिए इसे हम लोग प्लांट में नहीं इंक्लूड करते हैं। ये सेल वॉल जो होता है ये एक अलग मटेरियल का बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं द पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, क्या चीज़ का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, तो जब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनका सेल वॉल सेल्यूलोज का नहीं, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग जब जाते हैं इंटरनल पार्ट पे, तो इंटरनल उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसका बहुत ज़्यादा फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाए हुए रहता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन इसका लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, और जनरल सेल्स में क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन के नहीं बने होते हैं, वो किसी और चीज़ के बने होते हैं। ओके, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ हम लोग प्रोकैरियोट्स में क्या जाने कि लिपोप्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट, इनका न्यूक्लियर रीजन मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, इस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें कि ओनली 1 क्रोमोसोम होता है। ओके, ओनली 1 क्रोमोसोम होता है इसके न्यूक्लियर रीजन के अंदर, और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जो कि जनरल सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इम्प्रॉपर होता है, जिसके कारण उसे हम लोग न्यूक्लियर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्टली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी यील्डिंग माइक्रो ये ऑर्गेनिल है, मतलब सेल ऑर्गेनिल, वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, कई सारे ऑर्गेनिल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ओके, नेक्स्टली क्या है कि इसका और एक खासियत, इसका जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इसमें अगर हम लोग एक राइबोसोम इस तरह कंस्ट्रक्ट करें तो ये राइबोसोम थोड़ा लोअर टाइप का होता है। ओके, जिसे हम लोग कहते हैं 70S राइबोसोम। ओके, और यही बड़े ऑर्गेनिजम्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या है ये। ओके, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन मोनेरॉन्स, इन बैक्टीरियाज, इन प्रोकैरियोट्स। इस तरह से हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोनेरॉन्स का कुछ क्वालिटी हमें जानना जरूरी था। ओके, मतलब बैक्टीरियाज का कुछ क्वालिटी जानना हमें ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्टली अब हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू शेप कुछ टाइप्स के होते हैं। ओके, आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन है कि बैक्टीरियाज अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरियाज आर ऑफ 4 टाइप्स। आपके एनसीईआरटी ने दिया है हमें 4 टाइप्स के होते हैं। दैट इज नंबर 1 कोकाई, नंबर 1 कोकस। कोकस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोकाई भी कहते हैं। ओके, कोकाई बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया जो है ये जनरली कोकस के शेप का राउंड टाइप का छोटा होता है। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ओके, शेप कैसा है? स्फेरिकल।
और इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लर्न करते हैं। एनसीईआरटी ने दिया तो है लेकिन क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इसका, वो हमें करना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है दैट इज द डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। ओके, नेक्स्ट द सेकेंड वन is the bacillus bacteria। bacillus और bacilli बेसिलाई बैक्टीरिया। इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड होता है। ओके, रॉड शेप्ड होता है। बेसिलस बैक्टीरिया जनरली हम लोग बहुत सारा नाम जानते हैं। ई कॉली बैक्टीरिया एक होता है, ई कॉली। नेक्स्ट है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। ओके, ये नाम आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द स्पिरिलियम। स्पिरिलम बैक्टीरिया और स्पिरिला बैक्टीरिया। इसका शेप होता है स्पाइरल शेप। ओके, स्पिरिला बैक्टीरिया जो है इसका एग्जाम्पल है ट्रेपोनेमा। ओके, द लास्ट वन, फोर्थ नंबर इज द कोमा बैक्टीरिया। कोमा और वाइब्रियो। ओके, कोमा बैक्टीरिया कैसा शेप का होता है? दैट इज द शेप ऑफ कोमा। कैसा शेप का होता है? कोमा शेप्ड जो बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलेरी। एग्जाम्पल वाइब्रियो कॉलेरी, द एजेंट ऑफ कॉलेरा। ओके, कॉलेरा को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है वाइब्रियो कॉलेरी। इस तरह से हम लोग कई बैक्टीरिया पढ़ेंगे। अभी तो हमारा स्टार्टिंग ही है, बहुत से बैक्टीरिया आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिया जिसको आपको लर्न करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप दिया है, तो उसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करना ही है। ओके, तो 4 टाइप्स के हो गए। एक हो गया कोकस, दैट इज स्फेरिकल मीन्स राउंड शेप का। नेक्स्ट है द बेसिलस, दैट इज रॉड शेप्ड। नेक्स्ट है स्पिरिलियम, दैट इज स्पाइरल शेप्ड। एंड द लास्ट वन इज कोमा और वाइब्रियो, दैट इज कोमा शेप्ड। स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने गिवन किया है। कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं अपने बुक में। ओके, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया थोड़े ब्रॉड सेंस में। ओके, ये तो था थोड़ा सा इसका बस एक ओवरव्यू कि मोनेरास हैं क्या। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तरह तरह के, जो कि 2 किंगडम्स में 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए थे। ओके, एक कैटेगरी था हमारा एक कैटेगरी था आर्की बैक्टीरिया एंड दूसरा था यू बैक्टीरिया। ओके, तो द नंबर 1 कैटेगरी मोनेरास में आने वाले सबसे फर्स्ट बैक्टीरिया कौन थे? तो वो थे द आर्की बैक्टीरिया। ओके, ये आर्की बैक्टीरिया भी आपके एनसीईआरटी ने सबसे फर्स्टली दिया है आफ्टर मोनेरास। ओके, तो इस आर्की बैक्टीरिया का पूरा डिटेल हमें जानना जरूरी है कि क्या है ये एक्चुअली में, ये आर्की बैक्टीरिया है क्या। ओके, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि क्या है ये आर्की बैक्टीरिया एक्चुअली में वो बैक्टीरियाज हैं जो कि इस दुनिया में सबसे पहले आए थे। ओके, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरियाज। अब जब हम लोगों ने आंसर किया कि बैक्टीरियाज आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, तो अब ये मोस्ट प्रिमिटिव कहाँ से आ गया? अब बैक्टीरियाज तो बहुत से हैं, जिसमें से ये वो बैक्टीरियाज हैं जो सबसे पहले इस धरती पर आए थे। ओके, ये वो बैक्टीरियाज हैं जो सबसे पहले इस धरती पर आए थे, दैट आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव। ओके, मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएं तो सबसे फर्स्टली आर्की बैक्टीरियाज आए थे। ओके, नेक्स्टली हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं। आर्की बैक्टीरियाज आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ओके,
नेक्स्टली हम लोग और क्या कहते हैं आर्कीबैक्टीरियाज के बारे में? आर्कीबैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में भी जीवित रहने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, क्यों रखते हैं उसका भी कारण है। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या कारण है। बिकॉज आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहली बात तो आर्कीबैक्टीरियाज आप लोग समझ गए होंगे कि सिंस ये मोनेरॉन्स है, प्रोकैरियोट्स है, यानी कि ये अंडर डेवलप्ड है। ओके, इनका न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियर रीजन तो है, ठीक है। इनमें 70S राइबोसोम्स हैं, ये सब आप लोगों ने जान लिया। ओके, अब आप लोगों ने जब टॉपिक समझा कि इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है, तो इस टाइम हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। क्या है आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया सिंस की बहुत पहले आया था, तो उसका सेल वॉल जनरल बैक्टीरियाज की तरह पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बल्कि पॉलीसेकेराइड्स का था। ओके, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स का, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। ओके, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के थे और साथ ही साथ उनका जो कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड के बने हुए थे। ओके, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। ओके, ये दो ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी उस बैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद करता है। तभी तो ये उस जमाने से अभी तक इस धरती पर प्रेजेंट है इस दुनिया में। ओके, क्योंकि ये खत्म नहीं हो पाए, क्योंकि ये इनकी जिंदगी चलती रही, जितना भी इन्वायरमेंटल चेंज आता रहा ये बच के अभी तक जीवित हैं। ओके, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओके, नेक्स्टली हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है? सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना हुआ है। ओके, नेक्स्टली जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मेम्ब्रेन, तो इसका सेल मेम्ब्रेन भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है। इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रांच्ड लिपिड चेन है। ओके, ब्रांच्ड लिपिड चेन है। ओके, ब्रांच्ड लिपिड चेन। एक्चुअली मैं आपको समझाना मैं ये चाहती हूँ कि इनका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है वो लगभग फैटी सब्सटेंस का बना है। ओके, फैटी सब्सटेंस आप लोग जानते होंगे, फैटी सब्सटेंस कई बार हमारी भी मदद करता है किसी तरह से। जैसे कि प्लांट्स में आप लोग जानते हैं लोटस का जो ब्रांचेस होता है उसमें फैटी सब्सटेंस लगा हुआ होता है, जिसके कारण वो पानी में भी जीवित रह सकता है। ओके, इसलिए मतलब ऐसे सब्सटेंस, अगर ये ऐसे वैक्सी फैटी सब्सटेंसेस अगर हमारे अपर बॉडी लेयर में हैं तो हम लोग हर हार्श इन्वायरमेंट से बचने में समर्थ रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो आर्कीबैक्टीरियाज है ये भी बच पाए उस समय से लेके अब तक, क्योंकि इनका जो अपर कोट था वही काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिपिड लेयर्स का और पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ था। ओके, समझ में आया बात? इसलिए ये हार्श इन्वायरमेंट को भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनका खासियत क्या है? इनका और खासियत है ये दोनों थिंग्स के कारण, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कारण ये एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट, हार्श इन्वायरमेंट नहीं, हम लोग हैबिटेट लिख सकते हैं, हैबिटेट में भी लाइव रह सकते हैं। ओके, एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में भी ये जीवित रह सकते हैं। इनका ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है। ओके, नेक्स्टली हम लोग क्या जानते हैं कि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग इस जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया के टर्म को थोड़ा और डिफाइन करते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। ओके, आपके एनसीईआरटी ने हमें दिया है कि आर्कीबैक्टीरियाज हार्श से हार्श इन्वायरमेंट दैट इज इन द मार्शी एरिया या इन द एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया या इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। ओके, इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस आए? मार्शी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। इन तीनों कंडीशंस में आर्कीबैक्टीरिया जीवित रहने में समर्थ होते हैं। ओके, इसलिए ये पहले से लेके अब तक, प्रिमिटिव एज से लेके अब तक
चलते आ रहे हैं इस दुनिया में। ओके, तो ये एक्चुअली में है क्या वो मैं बताती हूँ। मार्शी एरिया मतलब सफोकेटेड एरिया एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ओके, सफोकेटेड एरिया मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे घुटन जैसा भी हो, एनाएरोबिकली भी रिस्पायर करना पड़े तब में भी वो जीवित रह रहे हैं। ओके, ऐसा एरिया जहाँ सफोकेशन भी है, हमें घुटन भी महसूस हो रही है और वहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी पूरी तरह नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग जीवित रहने के लिए बाध्य हैं। ओके, तो ऐसे एरियाज को हम लोग कहते हैं द मार्शी एरियाज, जस्ट लाइक इन मिथेनोजीन्स। ओके, मिथेनोजीन्स क्या होते हैं? एक ऐसे आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जांपल देते हैं मिथेनोजीन्स। ओके, एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं आर्कीबैक्टीरियाज जो कि मार्शी एरिया में भी आसानी से जीवित रहते हैं। दैट इज इन द इन अ कर्ड ऑफ अ र्यूमेन। ओके, र्यूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, र्यूमिनेंट एनिमल्स के कर्ड में जो वो बार बार चबाते रहते हैं, आप लोग जानते हैं जुगाली करते रहते हैं, उस कर्ड में ये मिथेनोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस कारण से क्या होता है कि उस कर्ड में ये प्रेजेंट होकर के एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन बार बार करते हैं। क्या करते हैं मिथेनोजीन्स? एनाएरोबिकली रेस्पायर। ओके, एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, देन ये मीथेन गैस बनाते हैं। ओके, तो इससे क्या बनता है वहां? मीथेन गैस, जिसे हम लोग कहते हैं बायोगैस। ओके, इसीलिए काऊ के डंग को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा खाद के रूप में यूज होता है, क्योंकि उससे बायोगैस बनाया जाता है। ओके, काऊ डंग से हम लोग बायोगैस बनाते हैं। तो ये बायोगैस किसने बनाया? द मिथेनोजीन्स ने बनाया। किसमें बनाया? द र्यूमिनेंट्स में बनाया। ओके, र्यूमिनेंट्स के वो जो डंग होते हैं उसमें ये मीथेन गैस बनाते हैं। ओके, जो कि एक बायोगैस का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी ने आपका दिया है। ओके, नेक्स्टली द एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया का जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दिया दैट इज द हेलोफाइल्स। ओके, हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी जीवित रहते हैं, जैसे कि इन द सुंदरवन एरिया कैसा एरिया है? वहाँ पे हेलोफाइट्स यानी कि सुंदरी वृक्ष होते हैं। ओके, तो वहाँ पे उस एरिया में सभी जगहों पर सॉल्टी इन्वायरमेंट ही है। ओके, जो भी वहाँ का एरिया है, दलदली इलाका रहता है, वो सॉल्टी एरियाज रहता है, लेकिन वहाँ पे ये हेलोफाइल्स जीवित रहते हैं। ओके, ये ऐसे बैक्टीरियाज है जो उस एरिया में भी जीवित रहते हैं, हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है द हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में कौन से बैक्टीरिया जीवित रहते हैं? दैट आर थर्मोएसिडोफाइल्स। ओके, थर्मोएसिडोफाइल्स आपके एनसीईआरटी ने दिया है एग्जांपल के तौर पे कि ये हॉट सल्फर एरियाज में भी जीवित रह सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस, गर्मी है 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। यहाँ कितना गर्मी है? 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गर्मी है। साथ ही साथ यहाँ का पीएच भी एसिडिक होता, मीडियम भी यहाँ का एसिडिक होता है। ओके, मीडियम भी एसिडिक होता है, तब में भी ये आर्कीबैक्टीरियाज वहाँ जीवित रह सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी ने दिया था दैट आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर नीट एग्जाम्स और फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को लर्न कीजिएगा। दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरियाज थे जो इस वर्ल्ड में आए थे। ओके, इवोल्यूशनरी हिसाब से हम लोग जानते हैं कि आर्कीबैक्टीरियाज आर द प्रिमिटिव बैक्टीरियाज। आर्कीबैक्टीरियाज का क्या खासियत है? वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ओके, क्या एक्सट्रीमनेस था? वो था ये 3, एक मार्शी एरिया, एक एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया और एक हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। अब आप लोग कहिएगा कि क्या मैम अदर बैक्टीरियाज नहीं जीवित रह सकते हैं? वो भी रह सकते हैं, लेकिन कंपेरिजन टू आर्कीबैक्टीरियाज थोड़ा कम है उनका। ओके, थोड़ा कम है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में फॉलो करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में अपना कंटिन्यूएशन जारी रखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।